नमस्कार दोस्तों, अपने चैप्टर चल रहा था बच्चों वेक्टर। अपन ने वेक्टर की बात कर ली थी, वेक्टर क्या होता है, वेक्टर में क्या डेफिनेशन होती है, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ लिया था, एडिशन ऑफ वेक्टर पढ़ लिया था, अपन ने मैग्नीट्यूड निकालना तक सीख लिया था वेक्टर का। अब बात करते हैं डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स लाइन। मतलब कोई भी एक लाइन है तो उसके डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बताता हूँ कि ये एक कोई थ्री डायमेंशन, मैंने पहले ही आपके सामने डेफिनेशन इसलिए लिख दी बच्चों ताकि हम समय को खराब ना करें लिखने में। तो मैंने कहा ये आपका थ्री डायमेंशन स्पेस वाला, यहाँ पे कहीं एक्स एक्सिस है, हालांकि मैंने इसको पहले पढ़ाया हुआ है, ये कोई वाई एक्सिस है और ये कोई जेड एक्सिस है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इस थ्री डायमेंशन स्पेस में कोई पॉइंट मेरे को दे रखा है P और इसकी कोऑर्डिनेट है x, y, z। क्या बेटा? x, y, z। और ये हमारा ओरिजिन होगा जिसकी कोऑर्डिनेट होंगे 0, 0, 0। और किसी भी पॉइंट की ओरिजिन के रेस्पेक्ट में पोजीशन कौन बताएगा? उसका पोजीशन वेक्टर, मतलब कि OP वेक्टर बताएगा। कौन बताएगा मेरे प्यारे बच्चों? OP वेक्टर। क्लियर? अब मैं कहूं कि अगर कोई भी पॉइंट P जो थ्री डायमेंशन स्पेस में है, कोई पॉइंट P जो थ्री डायमेंशन स्पेस में है, तो मैंने कहा उस पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? तो आप कहोगे कि सर OP वेक्टर बराबर xi के yj के प्लस zk के होगा। है ना? याद है? अच्छा मैं कहूं कि आप इस OP वेक्टर का मैग्नीट्यूड बता दीजिए, तो मैग्नीट्यूड क्या आएगा? मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों कि किसी भी पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस उस वेक्टर का क्या कहलाता है? मैग्नीट्यूड। हाँ, तो देखो ये दो पॉइंट है कि नहीं है? इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? x2 x1। तो x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 z1 का होल स्क्वायर। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, x2 क्या है? x, y2 क्या है? y और z2 क्या है? z। ऐसे x1 क्या है? 0, y1 क्या है? 0 और z1 क्या है? 0। तो यहां से ये OP वेक्टर का मैग्नीट्यूड आएगा कि नहीं आएगा? क्या आएगा? x - 0, y - 0 और z - 0। दैट मींस x² + y² + z²। हमारे बच्चे तो इतने इंटेलिजेंट थे कि वो डायरेक्ट यहां से भी OP वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल सकते थे, √(x² + y² + z²। और इस OP वेक्टर के मैग्नीट्यूड को हमने किससे डिनोट किया बात बच्चों? हां, इससे हमें r से डिनोट करना है। किससे डिनोट किया? OP वेक्टर के मैग्नीट्यूड को r के द्वारा डिनोट किया। किसके द्वारा डिनोट किया? r के द्वारा डिनोट किया। मैंने कहा मतलब r के द्वारा डिनोट किया तो r को एक लाइन हो गई हमारे पास। r क्या हो गई? कोई लाइन बन गई। ठीक, तो यहां से देखो r मैग्नीट्यूड भी कितना आएगा? वही x² + y² + z²। अच्छा दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ r का स्क्वायर। और मेरी बात सुनना मेरे प्यारे बच्चों कि मैं आपको बता दूं, अगर कोई भी वेक्टर है मेरे पास r वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड को हम बराबर में r लिख सकते हैं। किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को क्या लिख सकते हैं? r के द्वारा लिखा जा सकता है, क्योंकि वो मैग्नीट्यूड है, उसकी डायरेक्शन नहीं होगी। क्लियर? इधर देखो, तो r² बराबर क्या आएगा? x² + y² + z²। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब मैं क्या कह रहा हूं बेटा कि डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है? तो अगर कोई भी वेक्टर आपको दे रखा है AB वेक्टर या PQ वेक्टर या OP वेक्टर, उस वेक्टर का x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन, तो ये x एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन क्या होगी? एंटी क्लॉकवाइज। पॉजिटिव डायरेक्शन में बनाया गया एंगल अल्फा, दूसरा एंगल बीटा और z एक्सिस के साथ बनाया गया एंगल गामा। तो x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस के साथ बनाए गए एंगल का डायरेक्शन कोसाइन, एंगल का डायरेक्शन कोसाइन क्या कहलाएगा? उसका हाँ डायरेक्शन एंगल कहलाएगा। क्या? किसी भी वेक्टर OP वेक्टर के x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में बनाए गए एंगल का कोसाइन क्या कहलाता है? डायरेक्शन कोसाइन कहलाता है। जहां पे अल्फा, बीटा और गामा क्या होंगे? डायरेक्शन एंगल होंगे। अल्फा, बीटा और गामा क्या होंगे? डायरेक्शन एंगल होंगे। तो चाहे तो यहां लिख सकते हैं, मैंने लिखा नहीं, एंड अल्फा, बीटा, गामा आर
डायरेक्शन एंगल, ये क्या होंगे? डायरेक्शन एंगल होंगे। तो मैंने सारी बातें यहाँ लिख दी है पहले, आई बात समझे? और इनके कोसाइन, तो अल्फा का कोसाइन क्या होगा? कोस अल्फा। बीटा का कोसाइन क्या होगा? कोस बीटा। और गामा का कोसाइन क्या होगा? कोस गामा। ये क्या होंगे? इसके डायरेक्शन कोसाइन। और डायरेक्शन कोसाइन को किसके द्वारा डिनोट करेंगे? एल, एम और एन के द्वारा। तो मतलब कोस अल्फा बराबर क्या आएगा? एल। कोस बीटा बराबर क्या आएगा? एम। और कोस गामा बराबर क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों? एन। तो यहां से मैं लिख सकता हूं सो कोस अल्फा बराबर एल, या ऐसे लिख सकता था क्या? एल बराबर कोस अल्फा एंड एम बराबर बताइए कोस बीटा, और एन बराबर क्या आता? कोस गामा। ये पहली इक्वेशन आ गई थी, ये क्या हो जाती? दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी। सीख रहे हो मेरी बात को? अच्छा मेरी बात सुनना कि मैंने कहा अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, P पॉइंट से किस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया? y एक्सिस पे ड्रॉ किया। तो आपको मैं थोड़ा सा 10th क्लास में लेकर जाना चाहता हूं मेरे प्यारे बच्चों। वहां पे आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी थी क्या? मैंने कहा ये y एक्सिस होती थी और ये x एक्सिस होती थी। मैंने कहा ये कोई पॉइंट मान लो 3,4 है, तो अगर मैं आपसे कहता था कि x कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो आप क्या करते थे कि सर इस पॉइंट से x एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाल देते। वो परपेंडिकुलर जिस स्थान पर गिरता था उसकी ओरिजिन से डिस्टेंस क्या कहलाती थी? x कोऑर्डिनेट कहलाता था। ये होता था। अगर मैं y एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाल रहा होता, हाँ, तो y एक्सिस पे जिस पॉइंट पर परपेंडिकुलर गिरा उसकी ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होता था? उसका y कोऑर्डिनेट होता था मेरे प्यारे बच्चों। ऐसे ही अगर मैं आपसे बात करूं कि पॉइंट P से डाल दिया गया परपेंडिकुलर, पॉइंट P से एक परपेंडिकुलर डाला, तो यहां पे कट किया कहां पे? y एक्सिस को। यहां कट किया तो ये y एक्सिस को कट किया, तो ये ओरिजिन से यहां तक की डिस्टेंस क्या देगी मेरे प्यारे बच्चों? y कोऑर्डिनेट देगी। और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है? y। क्लियर? अगर मैं इस पॉइंट से परपेंडिकुलर किस पे डालूंगा? x एक्सिस, z एक्सिस पे डालूंगा। इधर देखो किधर डालूंगा? z एक्सिस पे। तो मैंने कहा ये यहां पे आके गिरा, यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या गिरेगी? इसका z कोऑर्डिनेट। तो z कोऑर्डिनेट क्या है मेरे प्यारे बच्चों? z। z कोऑर्डिनेट क्या है? z। सेम x एक्सिस पे डालूंगा तो x एक्सिस पे डालूंगा तो वो x की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर? मैं डाल के दिखा रहा हूं तो ये दिखेगा नहीं। क्लियर? क्योंकि 3D फिगर है। कैसा फिगर बेटा? 3D फिगर है, 3 डायमेंशन। ठीक है? तो मैं आपके सामने कोई भी एक छोटा ट्रायंगल बाहर ले लेता हूं जहां से मैंने परपेंडिकुलर डाला, ले लो, और उससे मैं कुछ बातें क्लियर आपको और कर देता हूं। क्या क्लियर करनी? कि जैसे मैंने O, P और ये यहां पे B पॉइंट पर ट्रायंगल बना, तो मैंने कहा ये एक ट्रायंगल मैंने बाहर ले लिया मेरे प्यारे बच्चों। ये ओरिजिन था यहां पे, ये पॉइंट P था यहां पे, और ये B पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था। याद है आपको? और ये वाला एंगल कितना था मेरे प्यारे बच्चों? बीटा था। और ये वाली वैल्यू क्या थी? ये वाली वैल्यू y थी। आपको पता है ये OP की लेंथ क्या थी? r के द्वारा डिनोट किया था, आया ना? अच्छा मुझे बताओ थीटा के पास वाली साइड क्या होती है? बेस में क्या होती है? 10th क्लास में सीखा होगा ना? और ये 90 के सामने वाली साइड क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों? हाइपोटेनस होती है। क्या होती है? हाइपोटेनस। तो मैंने कहा अगर मैं इस ट्रायंगल के अंदर बात करूंगा, इसके अंदर इन ट्रायंगल OPB, है ना? तो मैंने कहा बेस और हाइपोटेनस में रिलेशन कौन बताता है? तो cos थीटा बराबर क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। या नहीं? याद क्या? तो ये cos थीटा की जगह बीटा बैठा है, क्या आएगा? बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस की वैल्यू y है, हाइपोटेनस r। तो यहां से cos बीटा बराबर क्या आ गया मेरे प्यारे बच्चों? y by r। इक्वेशन नंबर 4 तक आ गया था, फाइन। सिमिलरली अगर मैं इस पॉइंट से x एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालूंगा तो ट्रायंगल OPA बनेगा, वो भी राइट एंगल बनेगा, लेकिन ये दिखेगा नहीं, ये क्योंकि x एक्सिस से बाहर निकल गई। अब यहां से डालेंगे परपेंडिकुलर तो ये राइट एंगल बनेगा। ऐसे होती है, तो दिखाया मैंने फोटो में मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है? तो सिमिलरली cos अल्फा कितना आ जाएगा? वो आएगा x अपॉन r, ये इक्वेशन नंबर 6। एंड cos गामा बराबर
z अपॉन r आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 7। मुझे नहीं लगता मेरे प्यारे बच्चों आपको यहाँ तक कोई दिक्कत होगी। यहाँ तक की सारी बातें समझ में। देखो मैं वापस से रिवाइज करता हूँ मैंने क्या क्या लिखा और क्या क्या बोला है। मैंने कहा लेट पॉइंट P ऑन 3 डायमेंशन क्लॉकवाइज इक्विएंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम रिलेटेड टू ओरिजिन। उसको रिलेट किया ओरिजिन से O0,0। P is any point where whose coordinate are x, y, z। तो OP वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालें, कितना आ गया r का स्क्वायर किया तो √x² + y² + 6। फिर क्या बोला कि लेट अल्फा बीटा गामा बी एंगल formed by OP vector with x axis, y axis and z axis with positive direction of x axis, y axis and z axis, then its direction cosine r, cos alpha, cos beta और cos gamma and alpha beta और gamma are direction angle। क्लियर है? इसके बाद क्या कहा जनरली डायरेक्शन कोसाइंस आर डिनोटेड बाय एलिमेंट। तो n के द्वारा पहले कोसाइन को, n के द्वारा दूसरे कोसाइन को और n के द्वारा तीसरे कोसाइन को। फिर हमने एक छोटा सा ट्रायंगल बाहर निकाल लिया और वहां से क्या निकाला cos बीटा, cos अल्फा और cos गामा को सिमिलरली करके निकाले। तो cos बीटा बराबर क्या है y अपॉन r, cos अल्फा बराबर क्या है x अपॉन r और cos गामा बराबर क्या है z अपॉन r। मैंने कहा इक्वेशन फर्स्ट के अंदर देखो मेरे को क्या दिख रहा है r² बराबर क्या होता है x² + y² + z²। आया होता है। अच्छा मेरी बात सुनना मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं l m और n इनका स्क्वायर करके ऐड करता हूं तो क्या मिलेगा? स्क्वायरिंग एडिंग एंड इक्वेशन नंबर 2, 3 और 4 है ना। तो मैं क्या लिख रहा हूं फ्रॉम इक्वेशन 2nd 3rd एंड 4। देखो मेरे प्यारे बच्चों मैं डायरेक्ट कुछ नहीं लिखूंगा, मैं आपको एक एक चीज समझाते हुए लिख रहा हूं। मैंने क्या किया पहली इक्वेशन 2nd का स्क्वायर किया और ऐड किया, तीसरे में 3rd का स्क्वायर किया ऐड किया m² और ये n²। जैसे स्क्वायर करके ऐड किया तो क्या आया cos² अल्फा, cos² बीटा और cos² गामा। ये आ गया cos² अल्फा प्लस cos² बीटा प्लस cos² गामा आया। इससे क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों कि इक्वेशन 5, 6 और 7 में क्या दे रखा था cos अल्फा दे रखा था, cos बीटा दे रखा था और cos गामा दे रखा था। तो मैं क्या कर सकता हूं यहां वैल्यू रख सकता हूं l² प्लस m² प्लस n²। अब cos² अल्फा, cos अल्फा की वैल्यू क्या x अपॉन r, इसका स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा x² अपॉन r² प्लस cos बीटा की वैल्यू y अपॉन r, इसका स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा y² अपॉन r² और cos गामा की वैल्यू z अपॉन r, z² अपॉन r²। कोई परेशानी? अच्छा मेरे प्यारे बच्चों मैं यहां से एलसीएम क्या लूंगा r² आया ना। तो ऊपर क्या आएगा x² प्लस y² प्लस z² आया। अच्छा इक्वेशन फर्स्ट में आप देख पा रहे हो क्या x² प्लस y² प्लस z² किसके बराबर है? x² प्लस y² प्लस z² किसके बराबर है? r² के। तो इसकी जगह क्या रख देंगे r² रख देंगे और जैसे r² रखेंगे आपको क्या मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों r² अपॉन r² 1। तो यहां से क्या आया कि l² प्लस m² प्लस n² की वैल्यू कितनी होती है मेरे प्यारे बच्चों? ये होती है 1 होती है। क्या होती है बात समझ में? तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और स्टार पॉइंट है ये डायरेक्शन कोसाइन का, जिसको आपको याद रखना है कि l² प्लस m² प्लस n² बराबर क्या होगा? याद रह जाएगी। एक बात देखिए मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों आपने लिख लिया होगा। अब देखिए यहां से बेटा सबसे इंपॉर्टेंट बात अपने पास सामने क्या है, वहां से अपने स्टार्ट करते हैं क्योंकि देखो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। एक एक बात काम की है, एक एक चीज को आपको सीखना है और समझना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास कि अपन ने क्या देखा कि l² प्लस m² प्लस n² बराबर क्या आया था 1 आया था। याद कर लीजिए इसको
कि l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर बराबर कितना होगा 1। l क्या था डायरेक्शन कोसाइन, इसकी वैल्यू क्या है cos अल्फा, तो cos स्क्वायर अल्फा। m क्या था डायरेक्शन कोसाइन ऑफ, तो यहां से इसको किससे लिखेंगे cos स्क्वायर बीटा और इसको cos स्क्वायर गामा बराबर 1। अच्छा मेरी बात सुनो, cos स्क्वायर थीटा को ऐसे लिख सकते हैं क्या 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा और यहां पे अल्फा देंगे। सेम इसको 1 माइनस sin स्क्वायर बीटा और इसको 1 माइनस sin स्क्वायर गामा बराबर 1 प्लस 1 कितने हो गए 3। इस प्लस के 1 गरीब को इधर लेके आऊंगा तो माइनस का 1 होगा, ये माइनस का sin स्क्वायर अल्फा उधर गया, माइनस का sin स्क्वायर बीटा उधर गया और माइनस का sin स्क्वायर गामा उधर गया, तो क्या बनेगा प्लस का, तो sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर गामा, तो बराबर कितना आएगा देखो यहां से कि sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर गामा बराबर 2। तो मेरे प्यारे बच्चों किसी भी जगह अगर ऐसा आ जाए कि sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर गामा बराबर 2 है, इसका मतलब भी क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों कि कहीं ना कहीं डायरेक्शन कोसाइन की बात चल रही है। आई बात समझ में, कहने का मतलब ये चीज कैसे आई है, हाँ इस ये sin स्क्वायर अल्फा sin स्क्वायर बीटा sin स्क्वायर गामा किससे आया, इसी से आया। और फिर वापस से हम क्या करेंगे sin स्क्वायर अल्फा की वैल्यू sin स्क्वायर बीटा की वैल्यू sin स्क्वायर गामा की वैल्यू क्या रख देंगे मेरे प्यारे बच्चों 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा 1 माइनस cos स्क्वायर बीटा 1 माइनस cos स्क्वायर गामा, तो वहां से a स्क्वायर प्लस n स्क्वायर n स्क्वायर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो l की वैल्यू मिल जाएगी, m की वैल्यू मिल जाएगी, n की वैल्यू मिल जाएगी। या आप डायरेक्टली भी बोल सकते हो जिंदगी में कि प्यारे बच्चों अगर कभी भी sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर गामा बराबर 2 दे रखा है तो इसको डायरेक्टली समझ जाना कि इसका मतलब सर ये नहीं l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर बराबर क्या दे रखा था 1 दे रखा था। क्या दे रखा था 1 दे रखा था मेरे प्यारे बच्चों, एक बार इसको देख लीजिए, एक बार इसको भी लिख लीजिए, ठीक है ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। चलो अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, अगला पॉइंट की बात। नेक्स्ट पॉइंट है डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन ratios of line, direction ratios of a line। देखो डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं और डायरेक्शन कोसाइन तो क्या होते हैं कि किसी भी वेक्टर के x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस के साथ बनाए गए एंगल का कोसाइन डायरेक्शन कोसाइन कहलाता है। अब डायरेक्शन रेशियो की बात करते हैं तो डायरेक्शन रेशियो को 3 न्यूमेरिक वैल्यू होगी। तो देखो डायरेक्शन रेशियो क्या होती है कि 3 numeric value which are proportional to the direction cosine of line है ना। तो देखो 3 न्यूमेरिक वैल्यू which are equiproportional, क्या होना चाहिए equiproportional to the direction cosine of line are known as direction ratio ऑफ लाइन। देखो मेरे प्यारे बच्चों मैं बोलना क्या चाह रहा हूं, मैंने कहा कोई भी 3 ऐसी न्यूमेरिक वैल्यू जो डायरेक्शन कोसाइन के प्रोपोर्शनल हो, जैसे कि मैंने कहा पहला डायरेक्शन कोसाइन क्या l, तो l के प्रोपोर्शनल कोई एक कांस्टेंट आ जाए, तो मैंने कहा दूसरा प्रोपोर्शनल, मैंने कहा दूसरा कौन है मेरे पास m के प्रोपोर्शनल दूसरी क्वांटिटी आ जाए मेरे पास b, दूसरी न्यूमेरिक वैल्यू।
और सेम तीसरा डायरेक्शन कोसाइन क्या है n, इसके प्रोपोर्शनल क्या आता है मेरे प्यारे बच्चों c आता है। तो मेरे ख्याल जिस दिन प्रोपोर्शनल डाउन प्रोपोर्शनल कांस्टेंट लगेगा तो l बराबर क्या आएगा k a आएगा। सेम m बराबर क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों k b आएगा एंड n बराबर क्या आएगा k c आएगा। आया ना? मैंने कहा यहां से मैं a को नीचे भेज दूं तो यहां पे बेटा k बराबर क्या आया l अपॉन इक्वेशन फर्स्ट। सेम यहां से b को नीचे भेज दूं तो m बराबर b बराबर क्या आ गया k, या उल्टा लिख दूं चाहो तो जैसे कि k बराबर क्या आएगा m बराबर b इक्वेशन को, एंड n बराबर यहां पे भी k बराबर क्या आएगा n अपॉन c इक्वेशन नंबर क्या फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। इससे क्या हुआ कि सर देखो l अपॉन a बराबर m अपॉन b बराबर n अपॉन क्या आ गया c के बराबर आ गया। इसका मतलब ये हुआ मेरे प्यारे बच्चों कि l किसके प्रोपोर्शनेट था a के, m किसके प्रोपोर्शनेट था b के और n किसके प्रोपोर्शनेट था c के। मतलब ये है प्यारे बच्चों कि अगर कोई भी दो नंबर है ना, एक तो डायरेक्शन कोसाइन और एक कोई फिक्स नंबर, दूसरा डायरेक्शन कोसाइन कोई फिक्स नंबर, तीसरा डायरेक्शन कोसाइन और फिक्स नंबर, उनका रेशियो अगर सेम आ जाता है तो l m n तो डायरेक्शन कोसाइन और वो नंबर जो सेम लाते हैं वो क्या कहलाएंगे डायरेक्शन रेशियो कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे डायरेक्शन रेशियो। मतलब मेरे प्यारे बच्चों किसी एक वेक्टर के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन कोसाइन होता है जबकि डायरेक्शन रेशियो कितने भी हो सकते हैं। क्लियर है? अच्छा मेरी बात सुनना कि मैं यहां से चलो इसको लेते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट लेते हैं, इसको लेते हैं सेकंड, उल्टा कर देते हैं थोड़ा सा और इसको चलो, बात तो बराबर ही पड़ेगी है ना। अब मैं क्या कर रहा हूं मेरी बात सुना, आप जानते हो क्या we know that, क्या जानते हैं l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर बराबर कितना आया था, अरे बोलो मेरे प्यारे बच्चों 1 आया था। l की वैल्यू क्या है k, तो यहां रख दो k a का होल स्क्वायर, यहां पे k b का और ये k c का बराबर k स्क्वायर कॉमन आएगा बाहर खींच लिया, अंदर क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बराबर, तो k स्क्वायर बराबर क्या आएगा 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, तो यहां से k बराबर क्या आएगा प्लस माइनस 1 अपॉन अंडर रूट में आएगा मेरे प्यारे बच्चों a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। हां ये k की वैल्यू आ गई। अब k की वैल्यू आ गई तो क्या l निकाल सकते हैं, देखो k की वैल्यू यहां रखूंगा l आ जाएगा, k की वैल्यू यहां रखूंगा m आ जाएगा, k की वैल्यू यहां रखूंगा तो n भी आ जाएगा। तो देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तो l बराबर क्या आएगा, तो देखो प्लस माइनस k की वैल्यू यहां रखी तो क्या आया, यहां ऊपर बचा a अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c, सेम m बराबर क्या आया प्लस माइनस b अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर और n बराबर क्या आया प्लस माइनस c अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। आई बात? और ये देखो आपके वापस से डायरेक्शन कोसाइन। मतलब क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों कि अगर आपको कोई वेक्टर दे रखा है r वेक्टर ai के प्लस bj के प्लस ck के, तो उसके डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालो, तो सर a अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, b अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, c अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, डायरेक्टली एलिमेंट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो देखो इतना सारा पढ़ाने के बाद आखिरी स्टेप कितनी आसान निकली, बात पकड़ में आए, कोई बात नहीं प्यारे बच्चों, आज तो इसको लिखते हैं, नेक्स्ट क्लास के अंदर इससे रिलेटेड क्वेश्चन और इसके ऊपर एक बार वापस से रिवाइज करेंगे कि क्या आपने पढ़ा था। बाकी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए मैथमेटिक्स का शो। ओके देन नेक्स्ट